तो देखो लास्ट सेशन तक अपन एवरेज ड्यू डेट किया था, ठीक है। बेसिकली एवरेज ड्यू डेट में कर क्या रहा था हम लोग, एक डेट फाइंड आउट कर रहा था जिसकी वजह से जो बायर और सेलर दोनों यदि उस डेट में सेटलमेंट कर ले, देयर इज नो लॉस टू द ईदर पार्टी। वही था एवरेज ड्यू डेट। प्रोसेस क्या था एवरेज ड्यू डेट में, एक बेस डेट अज्यूम करना था। बेस डेट से हम लोग नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करता था टिल द ड्यू डेट। फिर उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन कर रहा था प्रोडक्ट निकाल के। वहां पे क्या था, बेस डेट अपन को अज्यूम करना पड़ रहा था। एंड बेस डेट क्या अज्यूम कर रहा था, कोई भी डेट, एनी डेट जो आपको पसंद है कैलेंडर का। बट हम लोगों ने देखा कि कौन सा डेट अज्यूम करना चाहिए, अर्लीस्ट ऑफ द ड्यू डेट और ट्रांजेक्शन डेट। इफ ड्यू डेट नहीं दिया हुआ देन ट्रांजेक्शन डेट इज योर ड्यू डेट। इफ क्वेश्चन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का था तो क्या करना था, 3 दिन ग्रेस डेज कंसिडर करना था। ग्रेस डेज ऐड करने के बाद इफ देयर इज अ नेशनल हॉलीडे तो क्या करेंगे, एक दिन पीछे चला जाएगा। और इफ देयर इज एन इमरजेंसी हॉलीडे एक दिन आगे चला जाएगा। और इफ देयर इज अ संडे एक दिन पहले आएगा। हम लोग क्लियर है। तो वो सारा कहानी हम लोग एवरेज ड्यू डेट में कर रहा था, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स था। बट एवरेज ड्यू डेट में जस्ट ड्यू डेट कैलकुलेट कर पा रहा था कि इस दिन सेटलमेंट कर देंगे तो कितना इंटरेस्ट सेव होगा या कितना इंटरेस्ट पे करना होगा। इन केस ऑफ ए लोन इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस में एवरेज ड्यू डेट से लेके क्या काम था एवरेज ड्यू डेट का। इंस्टॉलमेंट वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या था, एवरेज ड्यू डेट क्यों निकाल रहे थे, ऐसा डेट में जहां से इंटरेस्ट ही बनेगा। मतलब इफ हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे इंस्टॉलमेंट नहीं पे करें, सारा का सारा लोन वैल्यू एवरेज ड्यू डेट पे रीपे कर दे तो इट विल बी नो लॉस टू द इधर पार्टी। और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर रहा था, फ्रॉम लोन डेट टिल द एवरेज ड्यू डेट, ये ध्यान रखना। वेयर इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो क्वेश्चन था उसमें क्या करना था, ड्यू डेट से लेके एवरेज ड्यू डेट से लेके ईयर एंड तक 31 मार्च तक जो ड्यूरेशन होगा उतना ड्यूरेशन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ही होगा। ये ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के क्वेश्चन में। और एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन मिला था जहां पे आपको क्वेश्चन बोलता है कि आप कुछ सर्टेन अमाउंट का इंटरेस्ट सेव करना चाहता है या फिर कितना दिन बाद में पे करने से एक्स वैल्यू आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप दिमाग में ये रखना कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करता है। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 इनटू नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 365। तो वहां पे नंबर ऑफ डेज को एक्स पकड़ लेना। तो इफ इंटरेस्ट सेव करना है, इफ इंटरेस्ट सेव करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एवरेज ड्यू डेट से पहले पेमेंट करना पड़ेगा। एंड इफ हम लोग को इंटरेस्ट पे करना है तो क्या होगा, एवरेज ड्यू डेट के बाद में पेमेंट करने से हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इफ सेव वाला क्वेश्चन आया तो जो आपने नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किया है वो एवरेज ड्यू डेट से पीछे आ जाना, एवरेज ड्यू डेट से रिवर्स आ जाना, माइनस कर देना। अब एक चीज और सीखा था, जब अपन नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करता है तो क्या करना है, एक्सक्लूड द फर्स्ट डेट इंक्लूड द लास्ट डेट, राइट। पूरा चैप्टर ये सिखाता है कि एक पर्टिकुलर डेट के बाद पेमेंट करने से इंटरेस्ट देना पड़ेगा और एक पर्टिकुलर डेट से पहले देने से इंटरेस्ट सेव होगा। बट प्रैक्टिकली देखे ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था वो। क्यों, क्योंकि बिजनेस के अंदर में यदि पूरा साल का ट्रांजेक्शन होने के बाद आप कैलकुलेट करोगे तो कोई फ्रूटफुल नहीं है। बिकॉज क्या होता है, कस्टमर आता है कुछ दिन के बाद पेमेंट करता है, कुछ कुछ ट्रांजेक्शन में वो डिले कर देता है, कुछ ट्रांजेक्शन में प्री पेमेंट करके चला जाता है। तो वहां जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है प्रॉम्प्टली होना चाहिए। प्रॉम्प्टली का मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उस दिन आपका सॉफ्टवेयर उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे। आपको ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए। प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर वही होता है। आप यदि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देखोगे तो वहां पे जब आप अकाउंटिंग एंट्री करते हो ना तो वहां नंबर ऑफ डेज डाल देते हो। एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जब एंट्री करते हो, जैसे सेल्स का एंट्री किया तो वो सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है इस पर्टिकुलर कस्टमर को कितना नंबर ऑफ क्रेडिट डेज अलाउ करना है। तो यदि आपने वहां पे 20 डेज डाल दिया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली फ्रॉम 21st डे वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये है प्रैक्टिकलिटी। तो उसी के बेसिस पे है आपका नया वाला चैप्टर अकाउंट करंट। अकाउंट करंट कुछ नहीं है, चैप्टर के नाम में सब कुछ है। एक तो अकाउंट, अकाउंट का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट। कोई भी लेजर अकाउंट उसको अकाउंट बोलता है। हम लेजर अकाउंट क्यों बनाते हैं,
नहीं, वो तो ठीक है, बट लेजर का जरूरत क्या है? वो मैं रफ में जर्नल का प्लस माइनस करके भी तो निकाल सकता था। यस, एक पर्टिकुलर पार्टी या कस्टमर के साथ आपने कौन सी डेट में क्या क्या ट्रांजेक्शन किया, वो इजीली पता चल जाता है कि कोई कस्टमर आया तो इस डेट में मेरे से सेल्स हुआ, फिर मैंने पैसा कलेक्ट किया, फिर मैंने डिस्काउंट दिया, वो सारा ट्रांजेक्शन उसके लेजर में मिल जाता है ना, इसलिए हम लोग अकाउंट बनाता है। तो यहाँ पे भी अपन अकाउंट बनाएगा जहां पे एक पर्टिकुलर कस्टमर या पार्टी का सारा ट्रांजेक्शन होगा। क्लियर है? अब देखो, करंट चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंट करंट। किसी ने करंट अकाउंट सुना है? यस, बैंक्स के अंदर बहुत डिफरेंट तरीके का आप अकाउंट्स खोल सकते हो, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, सीसी वगैरह, बहुत सारे ओवरड्राफ्ट अकाउंट, तो बहुत सारे अकाउंट होते हैं, उसमें से वन ऑफ द अकाउंट होता है करंट अकाउंट। करंट का मतलब होता है, हमने सुना है ना बचपन में, करंट एसेट्स होता है और करंट लायबिलिटीज होता है। करंट का मतलब क्या? जो विद इन 12 मंथ्स या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल में सेटलमेंट हो जाएगा, उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। तो बेसिकली ये भी वही है, बट ये लिंक मत करना आप अपने बैंक अकाउंट के साथ, क्योंकि बैंक अकाउंट में करंट अकाउंट होता है। उससे रिलेटेड भी अपन इस चैप्टर में सीखेगा कि बैंक वाला लोग कैसे अकाउंट करंट बनाता है। जिसको अपन अकाउंट करंट बोलता है, बैंक वाला उसको क्या बोलता है? करंट अकाउंट। बेसिकली वो क्या करते हैं, हर एक दिन जब आप बैंक से ट्रांजेक्शन करते हो ना, उनका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता रहता है। इफ आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है तो एक दिन का भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, एंड इफ आपने ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया तो फॉर वन डे ऑल्सो यू हैव टू पे इंटरेस्ट। बट वो ईच एंड एवरी डे का इंटरेस्ट कैलकुलेशन होना भी तो पड़ेगा, उसके लिए वो उनका सॉफ्टवेयर है। तो जो अपन भी वही करेगा हमारे बिजनेस में, बाय प्रिपेयरिंग एन अकाउंट करंट। कुछ नहीं करना, जस्ट एक लेजर अकाउंट बनाना है। लेजर का फॉर्मेट कैसा होता था? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो अमाउंट, ठीक है, इस तरीके का फॉर्मेट होता था ना। अब वो तो जस्ट अकाउंट है, मुझे क्या बनाना है? अकाउंट करंट। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन पे कितना इंटरेस्ट सेव होगा या कितना इंटरेस्ट पे करना है, उसका कैलकुलेशन करना है। एकदम लेजर अकाउंट का फॉर्मेट में है। जहां पे दिक्कत कहां आएगा पता है? दिक्कत आता है सबसे बड़ा नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने में। यहां पे फिर से आप मिस्टेक करोगे। एक तो थंब रूल पता है, एवरेज ड्यू डेट वाला क्या करना है? एक्सक्लूड द फर्स्ट डेट, इंक्लूड द लास्ट डेट, एक्सक्लूड द फर्स्ट डेट, इंक्लूड द लास्ट डेट। बट आपने पूरे के पूरे एवरेज ड्यू डेट के चैप्टर में ओपनिंग बैलेंस, लेजर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस तो हो ही सकता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये ओपनिंग बैलेंस पे भी आपका नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट होता है, ठीक है। यहां पे आप मिस्टेक कर दोगे, बिकॉज ये ओपनिंग बैलेंस में एक्सक्लूड द फर्स्ट डेट, इंक्लूड द लास्ट डेट आपने किया तो गड़बड़ी हो गया। बोलो क्यों गड़बड़ी हो गया? बिकॉज ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल। ये बैलेंस निकाला कब था? 31 मार्च। प्रैक्टिकली तो हमें इस डेट को एक्सक्लूड करना चाहिए ना, इस दिन निकाला था। बट जब आप निकालने जाओगे ना, तब आप क्या करोगे? एक्सक्लूड द फर्स्ट डेट, इंक्लूड द लास्ट डेट, ऐसे कर दोगे। अरे भाई, इसको क्यों एक्सक्लूड करना है? इसको तो एक्सक्लूड करना ही नहीं होता है, क्योंकि जो एक्सक्लूड करना होता है वो 31 मार्च होता है। आपने इस दिन इसको बैलेंस निकाला था, 1 अप्रैल को आपने बैलेंस थोड़ी निकाला है, आप तो जस्ट उसको क्या कर रहे हो? ब्रॉट डाउन कर रहे हो ना। तो 31 को एक्सक्लूड करना, उसको तो अपन कर ही रहे ना। तो जब अपन ओपनिंग बैलेंस के लिए नंबर ऑफ डेज निकालेगा, इंक्लूड द फर्स्ट डेट, इंक्लूड द लास्ट डेट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग सारा कुछ लिख लेता है आराम से, फिर एक एक करके चीजों को समझेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लेता है। इंक्लूड द फर्स्ट डेट, इंक्लूड द लास्ट डेट, दोनों ही। प्लस यहाँ पे एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन मिलेगा आपको जहां पे रिवर्स कैलकुलेशन भी होगा। रिवर्स कैलकुलेशन, जिसको हम लोग इपॉक मेथड बोलता है, ठीक है। एंड देन कुछ आएगा समथिंग रेडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। रेडिंग इंटरेस्ट कुछ नहीं है, बहुत पुराने जमाने में जब वो मैनुअल अकाउंटिंग होता था तो मुनीम जी लोग क्या करते, एक रेड पेन रखते थे, जहां पे उनका कैलकुलेशन रिवर्स होता था, उसको वो रेड पेन से मार्क करके छोड़ देते कि अच्छा नहीं, इसमें हम लोग को इंटरेस्ट नहीं मिलना है, हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसको हम लोग बोलता है रेडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। आराम से एक एक करके पहले कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन देखोगे इस चैप्टर में आप लोगों को क्या पढ़ना है।
तो इसको स्ट्रिंग कर दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे। अच्छा मेरे पास नहीं। कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पे नॉर्मली आपको 5 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, और क्वेश्चन एग्जाम में कुछ नहीं बोले तो ऑलवेज वी विल गो विद द प्रोडक्ट मेथड। एक मिलेगा नॉर्मल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन विदाउट, ये पूरा चैप्टर फॉर्मेट बेस्ड है, ध्यान रखना। एग्जाम में क्या होता है कि आप लोग मिक्सअप कर देता है एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज एवरेज ड्यू डेट में अपन अज्यूम करता है बेस डेट, बट अकाउंट करंट में अज्यूम नहीं करना होता है। क्वेश्चन खुद बताएगा कि किस दिन का अकाउंट बनाना है आपको, तो जिस दिन का बनाना वही हमारा बेस हो गया, वहां तक ही अपने को जाना है। तो ये एग्जाम में बहुत क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन को रीड करना कि क्वेश्चन अकाउंट करंट मांग रहा है या फिर क्वेश्चन एवरेज ड्यू डेट मांग रहा है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन विदाउट प्रोडक्ट कॉलम, that is with interest column। यहां पे अपन क्या करेगा, हर एक ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट साथ साथ में कैलकुलेट करता जाएगा। ये ज्यादा कॉमनली यूज मेथड नहीं है, सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज मेथड है और जो एग्जाम में आपको यूज करना है इफ क्वेश्चन साइलेंट हुआ, दैट इज द प्रोडक्ट मेथड। नॉर्मल क्वेश्चन with product column और product method। जब भी क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा कि कौन सा मेथड से आपको अकाउंट करंट बनाना है, तो हम लोग हमेशा प्रोडक्ट मेथड यूज करेगा। थर्ड वन इज epoch method। जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बैकवर्ड मेथड भी बोलते हैं। रेड इंक इंटरेस्ट मेथड। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन है ना नॉर्मली रेड इंक से सॉल्व करना लिखता नहीं है, ये आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरा रेड इंक इंटरेस्ट लगेगा। इट कैन बी मर्ज्ड अप विथ एनी ऑफ द अबव 3 मेथड्स। इस तीनों मेथड में ये मेथड को इंक्लूड किया जा सकता है। रेड इंक कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि आपको क्वेश्चन लिख के देगा कि रेड इंक से सॉल्व करो, ये आपको ही कंसेप्ट पता होना पड़ेगा कि रेड इंक का यूज कब आता है। बताया ना कि कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे अभी अपन नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना सीखेगा, तो वो नंबर ऑफ डेज बियॉन्ड दी अकाउंट डेट चला जाता है। जिस दिन का आप अकाउंट करंट बना रहे हो उसका आगे जा रहा है वो नंबर ऑफ डेज। उस कंडीशन में इंटरेस्ट देना नहीं है, इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, रिवर्स हो जाता है। उस रिवर्स कंडीशन को हम लोग को दिखाना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं पे, तो वहां काम आता है ये रेडिंग। तो मुनीम जी लोग के पास इतना कुछ सॉफ्टवेयर तो था नहीं पहले कि वो सॉफ्टवेयर ऑटो प्लस माइनस कर ले, तो उन लोग क्या करता था, उस ट्रांजेक्शन को रेड इंक से करके छोड़ देता था कि हम लोग जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा उसमें से जो ये रेड इंक किया हुआ है ना, इसको माइनस कर देगा, सो दैट एक्चुअल इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि एक पार्टी से कितना इंटरेस्ट लेना है और कितना इंटरेस्ट पे करना है। ये पुराने जमाने में होता था, वही कंसेप्ट अभी भी चला आ रहा है। आपका सॉफ्टवेयर भी क्या करता है, रेड करना शुरू कर देता है। जैसे कि आप लोग बहुत कुछ जैसे कि आगे चल के आप जीएसटी रिटर्न्स वगैरह लगाना सीखोगे। आज क्या होता है कि जब आप जीएसटी का रिटर्न लगाते हो, आपका कुछ भी डेटा मिसमैच है विद द डेटा अवेलेबल विद द गवर्नमेंट, तो वो ऑटोमेटिकली उसको रेड कर देता है। ठीक है, आपने देखा होगा आप लोग जब सीए इंस्टीट्यूट का एग्जाम फॉर्म या कुछ भी भरते हो, एडमिशन फॉर्म वगैरह, वहां पे कुछ स्टार मारा हुआ होता है रेड। जो वो रेड स्टार है ना, मतलब वो कंपलसरी है, डालना ही पड़ेगा।
दैट्स द रेड इंक। रेड इंक का मतलब उस ट्रांजेक्शन को फोकस से देखना है, क्योंकि वहां पे जो नॉर्मल फेनोमेना होता है उसका इनवर्स काम होगा, उल्टा काम होगा, इसीलिए मेथड का नाम ही रख दिया रेड इंक इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसा कोई स्पेसिफिकली एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आ सकता है कि आपको रेड इंक से सॉल्व करना है, ये आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहां पे मेरा रेड इंक वाला कंसेप्ट भी लगेगा। क्लियर है? और एक होता है प्रिपरेशन ऑफ करंट अकाउंट बाय बैंक। बस ये 5 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आपको करना है। चैप्टर बहुत इजी है, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, फिर भी सिली मिस्टेक करके 50 to 60% स्टूडेंट 5 को हाथ से धो देता है और गलती करके आता है, क्योंकि इजी चैप्टर है। सबसे पहला गलती, आप जाके वहीं कंफ्यूज कि फॉर्मेट क्या था, कौन सा कॉलम्स आपको ड्राफ्ट करना था, और ये दिक्कत में फंस जाता है कि एवरेज ड्यू डेट में तो बेस डेट लेना था या अकाउंट करेंट में लेना है, और नंबर ऑफ डेज क्या एज्यूम करना है। तो जब भी रिवीजन करो, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करेंट दोनों को साथ में रिवीजन करो, तब आपको क्लैरिटी रहेगा, नहीं इसके अंदर ये करना है और इसके अंदर में ये करना है। फिर एवरेज ड्यू डेट चैप्टर जब जब आपने सॉल्व किया, तो आप ऊपर में हेडिंग लिखता था और ब्रैकेट में लिखता था कि अज्यूम्ड बेस डेट टू बी दिस, ये हमेशा लिखता है ना। यहाँ पे आपका अकाउंट करंट में पता है आपका हेडिंग से ही मार्क्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इफ आपने अकाउंट करंट का हेडिंग गलत डाल दिया ना, वहीं पे कहानी खत्म, वो वहां पे स्टेप मार्किंग कट होना स्टार्ट हो जाएगा, हाफ मार्क्स शायद हो सकता है आपका वहीं से कट जाए। तो उसका हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंट, नॉर्मली हम किसी का अकाउंट बनाते हैं तो कैसे लिखते हैं? सपोज राम का अकाउंट बनाना है श्याम का बुक्स में, तो तुम लोग क्या लिखते हैं? इन द बुक्स ऑफ श्याम राम अकाउंट, यही लिखता है ना। पहले लिखता है कि किसका बुक्स में बना रहा है और फिर लिखता है कि किसका अकाउंट बना रहा है। बट यहाँ पे कहानी अलग है, यहाँ पे पहले क्या करेगा, किसका अकाउंट बना रहा है वो पहले लिखेगा, और किसकी बुक्स में बना रहा है वो बाद में लिखना है। समझ में आया? नॉर्मली अपन क्या करता है, इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो, फिर राम अकाउंट, श्याम, घनश्याम, सेल्स, परचेज, वो करता है ना। पहले हम लोग हमेशा जिसका बुक्स बना रहा है उसका हेडिंग देता है, बट यहाँ पे अपन क्या करेगा, जिसका अकाउंट बना रहा है पहले वो लिखेगा, और जिसकी बुक्स में बना रहा है उसका नाम बाद में लिखेगा। यदि ये दोनों आपने इंटरचेंज कर दिया, जिसका बुक्स में बना रहा है उसका नाम पहले लिख दिया और जिसका अकाउंट बना रहा है उसका नाम बाद में लिख दिया, इंटरप्रिटेशन बदल जाएगा और एग्जामिनर आपका मार्क्स ही काट देगा, हो सकता है जीरो भी दे दे। तो सबसे पहले हेडिंग, पॉइंट्स टू रिमेंबर बोल के हेडिंग रहेगा अपना, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला पॉइंट, इन अकाउंट करंट विथ नंबर 1 बॉक्स में क्या लिखेंगे अपन, जिसका अकाउंट बनाना है। ठीक है, जैसे कि सपोज राम का अकाउंट बनाना है श्याम की बुक्स में, एंड नॉर्मल लेजर नहीं है, ये क्या है, अकाउंट करंट है, तो हम लोग क्या लिखेगा, राम इन अकाउंट करंट विथ श्याम। जिसका बुक्स में बना रहा है उसका नाम आएगा बाद में, और जिसका अकाउंट बना रहा है उसका नाम आएगा पहले। इफ आपने ये दोनों इंटरचेंज कर दिया तो ध्यान रखना आपका स्टेप मार्किंग कट जाएगा, एंड हो सकता है पूरा 5 मार्क ही कट जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखेगा,
जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम आएगा इधर में, और इधर आएगा जिसकी बुक्स में बना रहे हैं। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं कि आप लोग अकाउंट करंट बना के बताओ घनश्याम का इन द बुक्स ऑफ राधेश्याम, तो क्या लिखोगे? यस, घनश्याम इन अकाउंट करंट विथ राधेश्याम। क्लियर है ये चीज? अब देखो सेकंड चीज जो आपको ध्यान में रखना है इस चैप्टर के अंदर में, इसका फॉर्मेट। आराम से पहले देखना फिर ड्राफ्ट कर लेना। पहले मैं एक लेजर अकाउंट कैसे बनाता है वही चीजें करूंगा। और छोटा छोटा सा चीज, हेडिंग वो तो रहेगा ही, उसके नीचे क्या लिखना है वो बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे अपन फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, डैश, मेरे को अभी नाम नहीं पता तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, इन अकाउंट करंट विथ जो भी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ना आपको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ रहेगा, बिकॉज इफ इंटरेस्ट रेट नहीं पता तो हम लोग हर एक ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे। वो जो क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है ना, जिसके बेसिस पे आपको ये पूरा का पूरा अकाउंट बनाना है, वो इंटरेस्ट रेट अपन मेंशन करेगा, एग्जामिनर को दिखाएगा कि हम लोग को पता है कि हमने जो भी ट्रांजेक्शन नीचे कैलकुलेट किया है उस पर कौन सा इंटरेस्ट रेट लिया है। क्लियर है? तो वो लिखेगा आप लोग, इंटरेस्ट एट द रेट जो भी होगा वो। क्लियर है? अप टू जिस डेट का अकाउंट करंट क्वेश्चन मांगेगा, इट कैन बी 31st ऑफ दिसंबर, इट कैन बी 31st ऑफ मार्च, इट कैन बी 30th, कुछ भी हो सकता है। जिस डेट के लिए अकाउंट करंट बनाने बोलेगा वो डेट आ जाएगा यहाँ पे। अप टू, यहाँ अपन अज्यूम नहीं कर रहा है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है कौन सी डेट तक आपको अकाउंट करंट बनाना है। एवरेज ड्यू डेट में हम लोग क्या कर रहा था, अज्यूम कर रहा था कि अर्लीस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन को बेस डेट मान रहा था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अपन क्या करेगा, जिस डेट तक का अकाउंट करंट बनाना है आपको वो डेट आप इधर लिखिएगा। क्लियर है ये चीज? पहला चीज। अब देखो आगे फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। एक लेजर के फॉर्मेट में क्या क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये तीन तो होता ही है ना, या नहीं होता? देखो कॉलम्स इधर से उधर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट के कॉलम्स थोड़े आगे पीछे है, बट अपने को क्लैरिटी रहे कि पहले अपन लेजर बना रहा है एंड देन अकाउंट करंट के बारे में बात करें, बिकॉज चैप्टर का नाम ही क्या है, अकाउंट करंट। तो पहले लेजर तो बनाना आना चाहिए। लेजर का फॉर्मेट क्या था, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ पे जर्नल बोलेगा, कॉलम का ऐसा कोई नीड नहीं है इसलिए नहीं बोला। तो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, और एक तरफ और डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट होना चाहिए, राइट? बट हर एक ट्रांजेक्शन पे अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जब हर एक ट्रांजेक्शन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो पता होना चाहिए कि कितना नंबर ऑफ डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो वो नंबर ऑफ डेज निकालना सीखना पड़ेगा। उस नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए हम लोग को चाहिए ड्यू डेट, क्योंकि कभी कभी जब आपके दुकान में कस्टमर, बिजनेस में कस्टमर आता है, आप उसको 1 वीक, 1 मंथ या 2 मंथ का क्रेडिट देता है, तो उस पर इंटरेस्ट कब से लेना स्टार्ट करेगा,
जब आपका 2 मंथ या 1 वीक एक्सपायर हो जाएगा तब से लेगा ना, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ डेज क्या है, कितना नंबर ऑफ डेज पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये अमाउंट तो रहेगा ही अपना। नेक्स्ट मुझे चाहिए नंबर ऑफ डेज, राइट। एक बार नंबर ऑफ डेज निकल गया, अच्छा एक मिनट, नंबर ऑफ डेज से पहले अपन एक काम करता है, ड्यू डेट लग देता है कि कितना दिन से ड्यू डेट, देन वी नीड नंबर ऑफ डेज, फिर इजीली वी कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। बट ये सिर्फ फर्स्ट वाला मेथड में काम आएगा, सेकंड मेथड में तो कौन सा कॉलम हो जाएगा, रिप्लेस कर देगा इसको, इंटरेस्ट की जगह कॉलम आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। ये ध्यान रखना, वहां पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जैसे होता है ना, प्रोडक्ट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकता है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही करेगा। एक होता है इंटरेस्ट मेथड जहां पे ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन पे इमीडिएटली आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, और एक होता है प्रोडक्ट मेथड जहां पे एट द एंड सब चीज का प्रोडक्ट करके एट द एंड अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। क्लियर है? ये डेबिट साइड है, तो क्रेडिट साइड क्या होगा एक लेजर का? इफ ये डेबिट साइड है तो सेम ही तो क्रेडिट साइड में होगा, ये डू है इधर। आया समझ में? तो फॉर्मेट ड्राफ्ट कर दो छोटा छोटा बनाने का, और जगह नहीं तो इसको शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि एकदम साइड से बना सकते हो, एक बार का फॉर्मेट ही तो बना रहे हैं। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट ड्यू डेट नंबर ऑफ डेज इंटरेस्ट और प्रोडक्ट, then again date particulars amount due date number of days interest और प्रोडक्ट। थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना एक बार। Six columns on the right side, 6 columns on the left hand side। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड में ध्यान रखना, इंटरेस्ट का कॉलम की जगह रिप्लेस हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। 6 on the right, 6 on the left। यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? फॉर्मेट में कोई दिक्कत? किसी को फॉर्मेट में डाउट? हेडिंग्स क्लियर है ना? पहले जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम आएगा, एंड बाद में आएगा जिसकी बुक्स में हम लोग बना रहे हैं। इसमें एक मिस्टेक मत करना, वरना एग्जाम में मार्क्स कट जाता है, बिकॉज पूरा का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। यदि आपने नाम आगे पीछे कर दिया तो मीनिंग ही बदल जाएगा। बोला कि राम का अकाउंट बनाओ श्याम के बुक्स में, और तुमने लिख दिया श्याम इन अकाउंट करेंट विद राम, इसका मतलब आप उल्टा कर रहे हो। तो ऐसा लिखना ही नहीं है, ये ध्यान रखना। इसके ऊपर इन द बुक्स ऑफ वो तो नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं लिखना। जब बुक्स के साथ जो नाम आएगा वो विथ के बाद आ जाएगा, हाँ, वो अकाउंट का नाम होगा पहले आ जाएगा।
क्लियर? बन गया सबका फॉर्मेट? अब देखो कुछ बेसिक बातें जो अपने को ध्यान में रखना है। When due date is not available तो क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन डेट को ही ड्यू डेट मान लेगा। अज्यूम ट्रांजैक्शन डेट as ड्यू डेट। इफ ड्यू डेट नहीं पता तो हम लोग क्या करेगा? ट्रांजैक्शन डेट को ही ड्यू डेट मान लेगा। If due date falls to be national holiday तो क्या करेगा? If due date falls to be national holiday, then consider preceding date as ड्यू डेट। प्रीसीडिंग का मतलब एक दिन पहले, एक दिन पहले। लिख के रखना, लिख लो, एक दिन पहले। लेकिन यदि तुम्हारे ड्यू डेट वाले दिन इमरजेंसी हॉलीडे, देन यस, if due date falls to be an emergency holiday, then consider succeeding date as due date। एक दिन बाद में। क्लियर छे? अब बात करते हैं नंबर ऑफ डेज की। Number of days is calculated from number of days is calculated from due date to account current date। और अकाउंट करंट डेट का मतलब जिस दिन तक का अपने को अकाउंट बनाना है वो हो गया मेरा अकाउंट करंट डेट। ये वाला जो डेट था, ये जो डेट होता है ना, ये है मेरा अकाउंट करंट डेट। तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी मेरा ड्यू डेट निकलेगा इस दिन से लेके यहाँ तक, जो भी ड्यू डेट निकलेगा इस दिन से लेके यहाँ तक,
जितना नंबर ऑफ डेज होगा उसको कंसिडर करना है। क्लियर है? यहां आपको कुछ भी अज्यूम नहीं करना है कि बेस डेट आपका क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्लियर है? नंबर ऑफ डेज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ड्यू डेट टू अकाउंट करेंट डेट। If due date is after अकाउंट करेंट डेट, मतलब जिस दिन का आप अकाउंट बना रहे हैं ड्यू डेट उसके बाद का है, मतलब समय पड़ा है हमारे पास अभी भी, तो उस कंडीशन में मेरा कंसेप्ट आ जाता है रेडिंग। ठीक है? इफ ड्यू डेट इज आफ्टर अकाउंट करेंट डेट then the concept of reading applies। कब आएगा रेडिंग का कंसेप्ट? जब ड्यू डेट मेरा अकाउंट करेंट डेट की बात होगा तभी। whenever my due date falls after the account current date तो मेरा रेडिंग का कंसेप्ट लग जाएगा, अदरवाइज जैसे नॉर्मल सीखोगे वैसे ही चलेगा। क्लियर है ये? हाँ, फिर उल्टा होगा, जिस चीज को डेबिट में लिखना है वो अपन क्रेडिट में लिखेगा। ठीक है? वो सारा कैलकुलेशन सीखेगा, बट अभी तक जितना चीज दिमाग में रखना बस वो दिमाग में रखो कि एक तो ऊपर से हेडिंग, हेडिंग हमेशा क्या होगा, जिसका अकाउंट बना रहा है उसका नाम पहले आएगा और जिसकी बुक्स में बना रहा है उसका बाद में आएगा। उसके नीचे में हम लोग लिखेगा कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है और कौन सी डेट तक का आप अकाउंट करेंट बना रहे हैं। देन फॉर्मेट में ध्यान में रखना था 6 कॉलम राइट हैंड साइड में और 6 कॉलम लेफ्ट हैंड साइड में। क्या क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर एक ड्यू डेट चाहिए, नंबर ऑफ डेट चाहिए एंड इंटरेस्ट और प्रोडक्ट, जो भी मेथड रहेगा वो देख लेगा अपन। क्लियर है? अब जब आप लोग ड्यू डेट कैलकुलेट करेगा, इफ बिल्स का कंसेप्ट है तो 3 डेज ग्रेस ऐड करना ही है। इफ क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा देन ट्रांजैक्शन डेट इज योर ड्यू डेट। क्लियर है? अब ड्यू डेट वाला दिन आपका इमरजेंसी हॉलीडे है तो क्या होगा? एक दिन बाद में, और इफ इट इज अ नेशनल हॉलीडे तो एक दिन पहले, वही ड्यू डेट लेना है अपने को। देन नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करेगा? फ्रॉम ड्यू डेट टिल अकाउंट करेंट डेट। लेकिन इफ योर ड्यू डेट फॉल्स आफ्टर द अकाउंट करेंट डेट तो क्या हो जाएगा? रेडिंग वाला कंसेप्ट लग जाएगा अपना। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। While calculating number of days normally exclude the first date and include the लास्ट डेट, यानी जिस दिन तक का अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है? बट ओपनिंग बैलेंस हुआ तो क्या? यस, इन केस ऑफ opening balance include the first date and include the last date। to calculate number of days।
क्लियर है यहाँ तक? अब लेजर के अंदर में क्या करना होता है, लेजर के अंदर बैलेंसिंग करना होता है ना। आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, सपोज दिस इज माय डेबिट साइड एंड ये मेरा क्रेडिट साइड। पहली चीज ध्यान में रखना, हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये कॉलम है ही नहीं, प्रोडक्ट का कॉलम नहीं है, एक ही कॉलम है इंटरेस्ट का, और यहाँ पे एक कॉलम है अमाउंट का। ये अमाउंट का है नॉर्मल लेजर कॉलम, जो आप नॉर्मल लेजर बनाते हैं। उसके साथ साथ में आपने और एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंटरेस्ट। तो लेजर के अंदर मेरा काम होता है बैलेंसिंग करना। एट द एंड ऑफ द पीरियड हम लोग को लेजर को बैलेंस करना होता है ना, डेबिट शुड बी इक्वल्स टू क्रेडिट। इफ नहीं होता है तो आप लोग क्या करते हो, बैलेंस करता है बाय यूजिंग या तो टू बैलेंस कैरिड डाउन या फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके करता है ना। सिमिलरली ध्यान रखना, जब आपका प्रोडक्ट का कॉलम नहीं है, आप दो लेजर एक साथ बना रहे हैं। एक लेजर है आपका नॉर्मल जो ये अमाउंट का कॉलम है, और एक लेजर है इंटरेस्ट का, तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो, इंटरेस्ट दो तरह का होता था, या तो इंटरेस्ट अलाउड या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट अलाउड बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट रिसीव इज एन इनकम फॉर द बिजनेस। तो एक रूल है नॉमिनल नेचर का, क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। कोई भी लेजर जो एक्सपेंस नेचर का है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। कोई भी लेजर अकाउंट जिसका नेचर इनकम है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। व्हाई? बिकॉज हम लोग इनकम्स हमेशा क्रेडिट करता है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, इफ आपका डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है इंटरेस्ट का, इस मींस हम लोग को इंटरेस्ट देना है, देना है। क्लियर है? एंड इफ क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट मिलेगा, इट्स एन इनकम फॉर अस। क्लियर है ये चीज? डेबिट कॉलम ऑफ द इंटरेस्ट ज्यादा है, इसका मतलब इंटरेस्ट पे करना है। एंड इफ क्रेडिट कॉलम ज्यादा है तो इंटरेस्ट रिसीव करना है। सिंपल सा लॉजिक है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, तो मेरे का इंटरेस्ट अलाउ किया होगा, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन मतलब मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा होगा। इज इट क्लियर? तो लिख के रखना, if debit balance of interest column इसका मतलब क्या, डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड ज्यादा है इंटरेस्ट का और क्रेडिट साइड कम है। इसका मतलब क्या, इट मींस वी हैव टू पे इंटरेस्ट, वी हैव टू पे इंटरेस्ट। अब एक बात बताओ, जब आप लोग इंटरेस्ट पे करता है तो जर्नल एंट्री क्या होता है? ये तो पे कर देता है तब का है। अब यहाँ पे मुझे ड्यू करना है। हमने इंटरेस्ट तो कैलकुलेट कर दिया डेबिट क्रेडिट में, ठीक है। अल्टीमेटली ये इंटरेस्ट ड्यू किसी ना किसी के पार्टी पे ही होगा। तो जिसको क्या करेगा, अब इसको क्लोज कैसे करेगा, डेबिट बैलेंस है तो आप लोग क्लोज कैसे करेगा, इस लेजर का डेबिट बैलेंस आ रहा है मतलब डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है। इफ मेरा डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाय बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में लिखता है ना। बट सिंस इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट, ये तो इसका बैलेंस सीडी हो ही नहीं सकता है, बिकॉज बैलेंस सीडी सिर्फ पर्सनल और रियल नेचर का होता है, नॉमिनल नेचर का कुछ बैलेंस सीडी होता ही नहीं है ना। इस कंडीशन में देखो, अब सिंस इंटरेस्ट का डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या बनेगा, यस, पार्टी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, या डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, अपन क्लोज कर देगा इंटरेस्ट को। इफ डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो एंट्री को क्लोज तो करना पड़ेगा ना, यानी इंटरेस्ट डेबिट ज्यादा हो रखा है तो आप कैसे क्लोज करेगा, पार्टी अकाउंट डेबिट या फिर डेटर या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट।
दे रहा नहीं है, हम लोग को देना है, ज्यादा दे दिया होगा, अब हम लोग को मिलेगा। हाँ। इन शॉर्ट कुछ नहीं है, इंटरेस्ट को बैलेंस नहीं करना होता, ये ध्यान में रखना। इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज ही किया जाता है, बिकॉज इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर के कोई भी अकाउंट होते हैं उसको क्लोज किया जाता है, बैलेंस नहीं होता है वो लोग। ठीक है, जैसे रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, उन सबको अपन क्या करता था, पीएनएल या ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाता था ना, तो मतलब वो भी तो क्लोज ही कर रहे थे अपन। सिमिलरली यहाँ पे इंटरेस्ट भी क्लोज करना है, बट इंटरेस्ट का डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो मुझे क्रेडिट साइड में कुछ बाय बैलेंस लिखना पड़ेगा ना। तो हम लोग बैलेंसिंग तो कर नहीं सकते, अपन क्या लिखेगा, बाय कस्टमर और पार्टी अकाउंट, तो ऑटोमेटिकली डेबिट और क्रेडिट मैच हो जाएगा, ये ध्यान रखना। सिमिलरली आपका इंटरेस्ट का क्रेडिट कॉलम भी हो सकता है। If credit balance of interest column, it means we have to receive the इंटरेस्ट। अब क्रेडिट बैलेंस यानी क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको क्लोज करना पड़ेगा। कैसे क्लोज करेगा, यस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। डेबिट ज्यादा मतलब ज्यादा दे रहे हैं, क्रेडिट ज्यादा दे रहे हैं। सेम थिंग गोज फॉर द प्रोडक्ट कॉलम ऑल्सो। इफ प्रोडक्ट का डेबिट साइड ज्यादा है मतलब हम लोग को इंटरेस्ट पे करना है, और इफ प्रोडक्ट कॉलम का क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो हम लोग का इंटरेस्ट रिसीव करना है। ठीक है, एक काम करता है, इसके ऊपर एक बेसिक सा क्वेश्चन देखता है, सो दैट हम लोग को क्लैरिटी लगे कि कैसे क्या करना है। उसके बाद में आप लोग चाहो तो 2 या 3 पेज छोड़ सकता है, 1-2 पेज तो कम से कम छोड़ सकता है, ताकि आपका पूरा नोट्स एक साथ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा नोट्स एक साथ में आ जाएगा, एंड उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन एक स्टार्ट कर सकते हैं। देखना, एकदम बेसिक क्वेश्चन देखेगा अपन। हाँ, बस इतना छोड़ने से हो जाएगा। पॉइंट नंबर 10 में जो लिखा है उसमें इधर टू पे इधर, हाँ, इसमें तो हम लोग ले रहे ना। नहीं नहीं नहीं, लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज अल्टीमेटली तुमको कस्टमर के अकाउंट में क्या करना, पार्टी का जो अकाउंट है उसके अंदर में क्या होने वाला है, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। अभी तुमको वही क्लैरिटी दे देता है। अभी जब अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना, तुमको क्लैरिटी आ जाएगा कि कैसे करना है। सेम इलस्ट्रेशन, मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 1 को हम लोग नॉर्मल इंटरेस्ट कॉलम से भी करेगा, और इसी क्वेश्चन को अपन प्रोडक्ट मेथड से भी करेगा। क्वेश्चन यदि एग्जाम में क्वेश्चन यदि साइलेंट है तो अपन क्या करेगा, कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड, बिकॉज वो इजी है। इफ आप इंटरेस्ट मेथड से गया ना, हर एक बार आपको अप्रोक्सीमेशन का झंझट आएगा और बार बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज इजियर देन द नॉर्मल ऑर्डिनरी मेथड। हाँ, क्वेश्चन कुछ साफ साफ चिक चिक के बोल दे, नहीं आपको तो इंटरेस्ट मेथड, इंटरेस्ट कॉलम बना के ही सॉल्व करना, फिर अपन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारे लिए भगवान है, उनके सामने कौन क्या कर सकता है। देखो क्या बोला, प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विथ श्याम। तो पहले तो मुझे हेडिंग बताओ कि क्या होगा। यस, किसके लिए बनाना है अपने को, हमको इनके लिए बनाना है, यानी इनकी बुक्स में बनाना है, नाथ ब्रदर्स की बुक्स में बनाना है। तो ऐसे मत लिख देना इन द बुक्स ऑफ नाथ ब्रदर्स, नहीं, या फिर ऐसे मत लिख देना नाथ ब्रदर्स इन अकाउंट करेंट विथ श्याम, नो। जिसकी बुक्स में बनाना है उसका नाम कहाँ आएगा, पीछे, और जिसका अकाउंट बनाना है उसका नाम पहले आएगा।
तो हम लोग क्या लिखेगा, श्याम इन अकाउंट करेंट विद नाथ ब्रदर्स। अब ये अकाउंट करेंट कौन सी डेट तक बनाना है, अप टू 1st of February। क्लियर है? एंड इंटरेस्ट रेट क्या है, और एक साल को मानना है 365 डेज। दैट मीन्स यदि फरवरी गलती से आ भी गया बाद का, तो हम लोग को क्या लेना है, 28 दिन ही कंसिडर करना है। क्लियर है? पहले एकदम नॉर्मल लेजर जैसे बनाते हो वैसे बनाना, उसके बाद बात में करेगा। ठीक है, कॉलम्स 6 ही बनाना, बट पहले एक नॉर्मल लेजर का जो पोस्टिंग होता है वो करना। थोड़ा सा छोटा छोटा वर्टिकल यदि बना रहे हो तो ऐसे बनाओगे तो कोई टेंशन नहीं, जैसे बनाना ना। हॉरिजॉन्टल बना रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा ना, ऐसे में तो प्रॉब्लम आएगा, जगह का दिक्कत देगा आप लोग। हाँ हाँ, एग्जाम में ऐसा बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ऊपर हेडिंग क्या रहेगा, श्याम इन बहुत ही लेबोरियस चैप्टर लगेगा आप लोग को। बट स्टिल आई एम ट्रस्ट विथ माय एक्सपीरियंस कि बहुत सिली मिस्टेक करके आते हैं इन चैप्टर्स में। कुछ स्टूडेंट्स आके बोलते भैया फॉर्मेटिव भूल गया था, किसमें क्या था, फिर बेस डेट कहाँ लेना था, नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट को किधर बैलेंस करना था, कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे तो डेट बाद में आ रहा था, अकाउंट करेंट मतलब रेडिंग का कंसेप्ट लगना था या नहीं लगना था, समझ में नहीं आया। तो जो नोट्स लिखा है उसको प्रॉपर्ली रीड आउट करना है, एक एक पॉइंट को दिमाग में रखना, उतना ही लिखा है जितना अपने को क्वेश्चंस में काम आएगा। इंटरेस्ट एट द रेट 6% अप टू 1st Feb, ईयर तो दे नहीं रखा क्वेश्चन में। दो है क्या, पहला कॉलम अपना डेट का होगा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर क्या करना था, बोलो, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज और इंटरेस्ट या फिर प्रोडक्ट। यहाँ पे कौन सा कर रहे हो, प्रोडक्ट नहीं यहाँ पे इंटरेस्ट से कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दो बोला नहीं है, बट पहला क्वेश्चन अपन सीख रहा है कि सिर्फ इंटरेस्ट से कैसे करेगा, देन सेम क्वेश्चन को अपन सीखेगा प्रोडक्ट मेथड से कैसे करना है। खाली थोड़ा सा पर्टिकुलर्स ही बड़ा चाहिए होता है, बाकी इतना टेंशन नहीं है। इंटर क्लास कहाँ लेगा, इधर लेगा, वो रूम 3 पे चला।
सबका फॉर्मेट बन गया? देखो एकदम नॉर्मल लेजर जैसे बनाते हैं वैसे ही सीखना। तो वो डेबिट क्रेडिट में हाँ हाँ डाल सकते। देखो क्या बोला, September 16 गुड्स सोल्ड टू श्याम। हमने गुड पहले ना जानबूझ के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, बाद में अपन थोड़ा वो साथ साथ में करेंगे, ड्यू डेट नंबर ऑफ डेज सब एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। बट नॉर्मली कभी कभी क्या होता है एग्जाम में एक प्रोसेस को फॉलो करोगे तो सिली मिस्टेक नहीं होगा। अब देखो गुड सोल्ड टू श्याम, हम किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? नाथ ब्रदर्स का बुक्स में। तो नाथ ब्रदर्स उसका क्या अकाउंटिंग एंट्री करेगा? श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो श्याम का तो अकाउंट बना रहे हैं अपन, तो श्याम के अकाउंट में क्या लिखेगा? टू सेल्स। तो ऊपर में आ जाएगा 2019 सितंबर। टू सेल्स अकाउंट कितना रुपीस का सेल्स किया? 200 रुपए का। नॉर्मल लेजर पोस्टिंग जैसे होता है, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो श्याम के डेबिट में लिख दिया टू सेल्स। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो श्याम के अकाउंट में क्या आएगा? बाय कैश। हाँ क्लियर है? ऐसे फटाफट लेजर पोस्टिंग कर देते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो बाय परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम होगा ना, तो बाय परचेज अकाउंट कितने रुपीस से? 500। लाइन छोड़ के लिखना है, लाइन छोड़ के भी लिख सकते हैं। किसमें? हाँ जो दिया हुआ है वही लेंगे। कितना का परचेज किया? नॉर्मल डाल दिया। हाँ दिया हुआ है वो पता है मेरे को, आराम से। पहले तो मैं लेजर बनाना सिखा रहा हूँ, क्या पता किसी को लेजर बनाना नहीं आता हो, ऐसा बहुत जन होता है। पेड टू श्याम, श्याम को हमने पे किया तो एंट्री क्या होगा? श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखा, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो श्याम के डेबिट में लिखेंगे अपन क्या? टू कैश। ₹330। नेक्स्ट है पेड टू श्याम 330 अगेन December 1, तो सेम ही एंट्री होगा। क्लियर है? नेक्स्ट गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो श्याम के अकाउंट में क्या आएगा? बाय परचेजेस December 5। कितने का परचेज किया हमने? 500 रुपीज। जस्ट लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं जर्नल एंट्री का। क्लियर है यहां तक? आगे देखो क्या बोला, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम अगेन December 10 200 रुपए। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम
बाय परचेजेस 200 हो गया। नेक्स्ट है पेड टू श्याम, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ₹600। क्लियर है? लास्ट ट्रांजेक्शन वी हैव गुड सोल्ड टू श्याम, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स ₹20। यहां तक किसी को डाउट है क्या? कोई भी डाउट? एकदम सिंपल, जो लेजर था उसका पोस्टिंग किया हम लोगों ने। अब देखो कुछ कुछ ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट दिया हुआ है, तो बिना दिमाग लगाए ये ड्यू डेट्स लिख दो। जैसे सितंबर 16 वाले में ड्यू डेट लिख दो 1 अक्टूबर, हो गया। देन नेक्स्ट अक्टूबर 21 वाला में लिख देगा हम लोग 1 दिसंबर, अक्टूबर 21 वाला में लिख दिया 1 दिसंबर। क्वेश्चन खुद ड्यू डेट दे रहा है। दिसंबर 5 वाला में 1 जन, ईयर को भी लिखेंगे। क्या चीज? 5 जन आपका जो आया ये 1 जनवरी से ईयर भी लिखेंगे। हाँ 2019 से स्टार्ट किया था, 2020 आ गया ना। नहीं लिखोगे तब भी फर्क नहीं, वो कंटिन्यूएशन भी चलता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे नेक्स्ट क्या, दिसंबर 10 का भी 1 जन है, एंड जनवरी 9 का 1 फेब। तो बाकी का क्या करें? बाकी का तो बता ही नहीं रखा, तो हमने क्या लिखा, जब ड्यू डेट नहीं पता देन ट्रांजैक्शन डेट इज द ड्यू डेट, तो वही डाल दो। क्लियर है? समझ में आया? नॉर्मल लेजर पोस्टिंग, देन ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करता है। क्वेश्चन दे ही दिया तो कैलकुलेट करना ही नहीं है, बट इफ किसी का नहीं पता तो ट्रांजैक्शन डेट ही आपका ड्यू डेट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? बिल्स का क्वेश्चन होता तो ग्रेस डेज वगैरह भी आता। अब क्या करना है, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्रॉम ड्यू डेट टिल अकाउंट करेंट डेट, फ्रॉम ड्यू डेट टिल अकाउंट करेंट डेट। और क्या थंब रूल है? exclude the first date, include the last date, but if कोई ओपनिंग बैलेंस होगा then include the first date and include the last date। यहाँ कोई ओपनिंग बैलेंस है तो नॉर्मल है, तो हम लोग क्या करेगा, इसमें इंक्लूड द फर्स्ट डेट और एक्सक्लूड द लास्ट। बात एक ही है, डेट। क्या फर्क पड़ेगा उस, बात सेम ही है। ठीक है, चाहे आप इंक्लूड द फर्स्ट डेट एक्सक्लूड द लास्ट कर लो या फिर एक्सक्लूड द फर्स्ट डेट इंक्लूड द लास्ट कर लो, आंसर सेम ही आएगा। तो आपको इस डेट से इस डेट तक जाना है, इस डेट से इस डेट तक, इस डेट से इस डेट तक, इस तरीके से आपको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो 1 अक्टूबर से 1 फरवरी 2020 कितना आएगा? 24 में 1 फरवरी काउंट करेगा ना? 1 फेब काउंट करेगा लेकिन 1 अक्टूबर काउंट नहीं करेगा। तो अक्टूबर का 31 दिन नहीं रहेगा, 30 दिन। 30 दिन। हाँ हाँ, जैसा आपने नंबर ऑफ डेज एवरेज ड्यू डेट में सीखा था वही है। ध्यान रखना किस मंथ में 30 होता है और किस मंथ में 31 होता है। अक्टूबर 31 होता है लेकिन 1 अक्टूबर को तो काउंट नहीं करना ना, एक्सक्लूड द फर्स्ट डे। 123 आ रहा है सबका 123। देन आगे का बताओ, 1 नवंबर से 1 फेब 92, ठीक है 92। 1 नवंबर से 1 फेब। ध्यान रखना 1 नवंबर को काउंट नहीं करोगे तो नवंबर में आपका कितना दिन रह जाएगा? 29 डेज।
दिसंबर में 31, जनवरी का 31 और फेब का एक दिन। नेक्स्ट 31, अच्छा इसका 62 और उसका नेक्स्ट 0। अरे करना ही नहीं है ना, एक्सक्लूड द फर्स्ट डेट। इसमें जो रूल है फर्स्ट डेट इंक्लूड करना होता है, एक्सक्लूड हमको लास्ट डेट करना। फर्स्ट फेब का फर्स्ट फेब को ही हो गया, तो क्या चीज का इंटरेस्ट? सेम डे ले लो, इसमें तो इंक्लूड करना होता है ना पहला दिन। कौन सा दिन? कब बोला मैंने तो बोला एक्सक्लूड द फर्स्ट डेट इंक्लूड द लास्ट डेट। तो एवरेज डेट का होता है, यहाँ पे भी वही है। पहले तो इसमें आपको इंक्लूड द फर्स्ट डेट एक्सक्लूड द लास्ट डेट। हां ऐसा कहाँ लिखा है मैंने? नहीं है सर, तो 0 होगा। हाँ 0, ऐसा कहाँ लिखा है? बात कहानी एक ही आएगा घूम फिरा के। यहाँ पे तुम इंक्लूड द फर्स्ट डेट कर दो, एक्सक्लूड द लास्ट डेट कर दो। फर्स्ट डेट क्या है? 1 फरवरी, और लास्ट डेट क्या है? 1 फरवरी, तो 0 ही होगा ना प्लस माइनस करके, इसकी वजह से। 123 तो सेम 123 62 तो सेम हो गया 123 62 31 अब उसके पीछे क्यों डाल दिए? 0 है ना? 31 के नीचे वाला जैसे वो 9 जनवरी फर्स्ट मार देगा। ड्यू डेट से नंबर अकाउंट करंट डेट तक जाना होता है। अच्छा उस तरफ का बताओ क्या क्या होगा? 123 31 31, ठीक है, ये आ गया सबका नंबर ऑफ डेज। अब देखो क्या करना है, इंटरेस्ट का मेथड जब आप यूज करते हो तब फॉर एवरी ट्रांजेक्शन वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट। तो पहले सबसे पहले क्या करोगे, इस 200 रुपए पे, इस 200 रुपए पे 6% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे फॉर हाउ मेनी डेज? 123 डेज। तो 200 इंटू 6% इंटू 123 डिवाइडेड बाई 365। क्वेश्चन खुद बोल रहा है, ये ध्यान रखना। 4.0 हाँ ठीक है, डेसिमल्स को लेना पड़ेगा क्योंकि आगे और भी डेसिमल्स आ सकता है, तो 2 डेसिमल्स कम से कम, 3 तक लेना, फिर तीसरे को राउंडिंग कर देना सेकंड तक। 4.04 आ रहा है ना, आगे क्या आ रहा है? ठीक है, यानी 4.04 ही रहेगा वो। if 4.045 या 6 आता तो हम लोग 4.05 लेता, तो यहाँ कितना आएगा? 4.04, देन नेक्स्ट 4.995, तो यानी 5 हो गया वो। हाँ हाँ 5 ही होगा वो। 3.36 3.06, फिर इसका तो कुछ होगा ही नहीं। क्लियर है? अब इस तरफ बताओ मेरे को। 1.82 5.1 2.55 1.02। अब यहां तक सबको ही कर लो, फिर अपन आगे चलता है। सबका कैलकुलेट प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखो फिर से बता दूं, इंटरेस्ट कैसे सर ये अमाउंट कैसे निकालना है एक बार बता दीजिए। क्या चीज? सर ये अमाउंट कैसे निकालना है एक बार बता दीजिए। पहला वाला ट्रांजैक्शन बता रहे, अच्छे से देखना। 200 इंटू 6% इंटू 123 डेज का इंटरेस्ट निकालना है। तो ये आ रहा है तुम्हारा 4.043, दैट इज 4.04 अप्रोक्स। समझ में आया? ठीक है सर, समझ गए। हर एक ट्रांजेक्शन का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट 330 पे, फिर उसका नेक्स्ट 330, फिर 600 पे, फिर 90 रुपीज, फिर 500, देन 500, देन अगेन
200 पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। साथ साथ हर एक ट्रांजेक्शन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब सबसे पहले हम लोग किसको बैलेंस करेगा? इंटरेस्ट के कॉलम को बैलेंस करेगा। तो इंटरेस्ट के कॉलम को बैलेंस करने के लिए कौन सा डेट पे होगा? इट विल बी ऑन 1st of Feb बाय पार्टी अकाउंट या फिर बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। श्याम के अकाउंट में श्याम का नाम तो नहीं लिखेगा, बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। कितना रुपीस का बैलेंसिंग करना है? ये कोई बैलेंस सीडी नहीं है, ये ध्यान रखना। जस्ट हमने लिखा है कि इतना रुपीस का इंटरेस्ट हम लोग को बैलेंसिंग करना है। कितना? 4.97। डेबिट साइड का टोटल किया, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर दिया। यहाँ पे पता चला कि डेबिट साइड ज्यादा है, इसलिए हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। एंड इफ क्रेडिट साइड ज्यादा होता तो डेबिट साइड में लिख देता टू बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो अभी आपने नोट्स में लिखा था जब डेबिट साइड ऑफ द इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होता है? पार्टी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट लिखा था ना। तो यानी आप लोग को ये एंट्री करना पड़ेगा दिमाग में, पार्टी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कितना वैल्यू से? 4.97। तो पार्टी का डेबिट में आएगा ना, यानी श्याम के डेबिट में आएगा क्या? टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना? 4.97। यहां तक समझ में आया? पहले आपने इंटरेस्ट के कॉलम को बैलेंस किया, राइट। अब इफ इंटरेस्ट का ज्यादा आ रहा था डेबिट साइड, तो इसका मतलब हम लोग को क्या करना है? इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया और पार्टी को डेबिट कर दिया। तो पार्टी का डेबिट में लिख दिया टू इंटरेस्ट। हाँ। अब क्या करेंगे? नॉर्मल बैलेंसिंग ऑफ द लेजर करेंगे। अब आप क्या करो? डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो और देखो कि किस तरफ बैलेंस सीडी लिखना है। दैट विल बी द बैलेंस ऑफ श्याम। क्रेडिट साइड में मतलब हम लोग को श्याम से पैसा लेना है, बाय बैलेंस सीडी कितना आ रहा है? 194.97। इसका मतलब हम लोगों को श्याम से लेना है 194.97 एंड ये लेजर भी क्लोज हो जाएगा। हाँ लेंगे। यहाँ पे डेसिमल्स भी लेना है, अप टू 2 डेसिमल्स, ये ध्यान रखना। इस तरीके से आप लोग सॉल्व करते हैं नॉर्मल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, वरना आराम से रिकॉल करो कि क्या क्या किया एंड क्या प्रोसेस फॉलो किया। हम अगेन सेइंग दिखता इजी है ये चैप्टर, बट एग्जाम में बहुत सिली मिस्टेक्स होता है। कॉलम्स में गड़बड़ी हो जाता है, डेट्स को पिक करने में मिस्टेक हो जाएगा, अकाउंट करंट डेट तक तुम लोग पहुंचेगा ही नहीं। कुछ ट्रांजेक्शन तो ड्यू डेट क्या होगा, अकाउंट करंट के बाद भी आ सकता है, तो वो सारा में कहानी उल्टा होगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को, द सेम क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व बाय प्रोडक्ट मेथड। यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेशन था। क्या था कि हर एक अमाउंट के लिए आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ रहा है और हर जगह अप्रोक्सीमेशन आ रहा है ना, राइट। और एक इजी मेथड है, दैट इज प्रोडक्ट मेथड। एग्जाम में जब भी कोई मेथड नहीं बताएगा, यू विल ऑलवेज गो फॉर प्रोडक्ट मेथड। देखो प्रोडक्ट मेथड बहुत इजी है, आप लोग ऑब्जर्व करना एंड देन एज अ टास्क आप लोग करके लेके आएगा। इंटरेस्ट का कॉलम हट जाएगा, इंटरेस्ट की जगह क्या नाम आ जाएगा? तरीका समझना कैसे होता है प्रोडक्ट के केस में। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे मेरे को बताओ, अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज करेंगे तो क्या क्या आएगा? 24, 600, 330 इंटू 92 करेंगे तो
30,360, 20460, 18600, फिर इधर 11070, 31,000, 15,500, 6,200। अब देखो प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, पहले अपन प्रोडक्ट का बैलेंस करते हैं और लास्ट में जो बैलेंस ऑफ द प्रोडक्ट होगा ना, बस उसी वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हर एक ट्रांजेक्शन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। जस्ट अपन क्या करेगा, पहले प्रोडक्ट को बैलेंस करेगा। प्रोडक्ट को कैसे बैलेंस करेगा, प्रोडक्ट का डेबिट साइड का टोटल करेगा और क्रेडिट साइड का टोटल मैच कर लेगा। इधर देखो डेबिट साइड शायद ज्यादा आ रहा होगा, ज्यादा आ रहा है ना, तो जितना ज्यादा आ रहा है उतना अपन क्रेडिट साइड में लिख देगा बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। कितना, 30,250, 30,250, राइट। तो इससे मेरा प्रोडक्ट बैलेंस हो चुका है। जिस तरफ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट लिखा उसके उसके ऑपोजिट साइड में अपन क्या करेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। हाँ, वो है इंटरेस्ट अमाउंट के कॉलम में आएगा। क्लियर है। अब अपन ने जो ये 4.97 नॉर्मल इंटरेस्ट वाले में निकाला था ना, वो अपन क्या करेगा, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट पे कैलकुलेट करेगा। कैसे करेगा, 30,250 इंटू 6% इंटू 1/365। जब आप प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं देन इट इज कैलकुलेटेड फॉर 1 डे, 1 डे, ठीक है। तो 1/365 क्या चीज, प्रोडक्ट मेथड को बनाया इसी तरीके से गया मैथमेटिकली। जब आप नॉर्मल कैलकुलेट करें तो 4.97 आया ना, एंड वेन एवर यू विल अप्लाई प्रोडक्ट मेथड तो हमेशा सिर्फ एक दिन का, ऑन एन एवरेज एक दिन का कर लोगे ना तभी भी चल जाएगा, बिकॉज आपने हर चीज को प्रोडक्ट कर दिया है, सबको ओवरऑल एक ही जैसा बना दिया है। तब उस कंडीशन में एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से भी इक्विवेलेंट टू परफेक्ट इंटरेस्ट आएगा। क्लियर है, ये कर दिया एंड देन फिर नॉर्मल बैलेंसिंग है। समझ में आया प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट करेंगे देन प्रोडक्ट का बैलेंसिंग करेंगे। जिस तरफ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आया उसके ऑपोजिट साइड में नॉर्मल अमाउंट के कॉलम में इंटरेस्ट निकालो। क्लियर है। हाँ हाँ, इंटरेस्ट एक दिन का होगा। 2 नोट लिख के रखना। If debit balance of product column it means we have to pay interest if एक ही चीज है ये, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कॉलम it means we have to receive interest
if we have written balance of product on credit side, then interest will be calculated on debit side and vice versa. Interest is equals to balance of product. Interest is equals to balance of product into rate by 100, 1 by or 366. हाँ, नहीं देगा तो हम लोग assumption मार के आएगा कि हमने क्या assume किया है. इवन कभी कभी तो ये भी लिखा हुआ रहेगा 360 days, ये भी लिखा हुआ रह सकता है आपके पास. ठीक है, तो इतना आप लोग प्रैक्टिस करोगे, कल इसको और आगे कवर अप करके खत्म करने का कोशिश करेगा. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.